नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बिहार में इतनी जो रिजल्ट आए, इतनी मैसिव विक्ट्री हुई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की, उसके बाद बहुत सारी बातचीत हो रही है। तमाम सारे लोग कांग्रेस और आरजेडी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर, जिस तरीके से लालू यादव के परिवार में हंगामा शुरू हुआ है, बवाल शुरू हुआ है, बंटवारा शुरू हुआ है। अब कहा देखा जाए तो एक तरीके से विरासत की ये जो जंग है उसका उसकी शुरुआत तो इस चुनाव के पहले से ही हो गई थी। और उसमें फिर तेज प्रताप का कुछ मामला खुल करके सामने आया। फिर उनको परिवार से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव को मतलब अपने पिता को किडनी डोनेट किया था, उसके बाद उनकी बहुत तारीफ हुई थी इस देश के अंदर, उनको लेकर के मिसबिहेव की बात होने लग गई थी। अब रोहिणी ने खुद परिवार छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया है। सर, मेरा जो सवाल है बहुत सीधा सा, क्या इसको विरासत की जंग माना जाए कि विरासत की जंग में लालू यादव का जो परिवार है वो बिखर रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो भस्म हो रहा है पूरा। और तेजस्वी यादव को जिस तरीके से टारगेट किया है रोहिणी आचार्य ने, क्या उसका असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसको विरासत की जंग तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि तेज प्रताप जो है उनके बेटे, वो तो पहले ही पार्टी छोड़ करके उनको घर से बाहर निकाल दिया था, पार्टी से ही बाहर निकाल दिया था खुद लालू जी ने। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, सारी बात है। अब आपने चर्चा की रोहिणी आचार्य जी की। पहली बात तो वो इस देश में रहती ही नहीं है, वो एक डॉक्टर है पेशे से, और वो सिंगापुर में रहती है, आपको ध्यान हो। और सिंगापुर में उन्होंने अपने कहने लालू जी को अपनी किडनी डोनेट की थी, तभी वो चर्चाओं में भी आई थी। फिर उन्होंने 2024 में, अगर आपको ध्यान हो तो, सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा 2024 में। और वो चुनाव वो मतलब नहीं जीत पाई, हार गई उस चुनाव में। तो उसके बाद लगातार वो पॉलिटिकली एक्टिव रहती थी, वन फॉर्मेशन और दी अदर वन, लेकिन वो रहती थी। ये जो झगड़ा बेसिकली है, जो खासतौर पर देखिए, तेज प्रताप का तो चैप्टर क्लोज, उनको तो लालू जी खुद ही वो कर चुके हैं। तो जो आपने रोहिणी की बात की, तो रोहिणी ने पर्टिकुलरली जो दो मेन सलाहकार हैं तेजस्वी के, उनकी तरफ इशारा किया है। वो ट्वीट भी दिखाइएगा दर्शकों को, जिसमें उन्होंने संजय यादव, जो मूल रूप से तो हरियाणा के हैं, लेकिन वो उनके तेजस्वी यादव के सबसे करीबी उनमें से एक है। और इसी तरीके से रमीज रमीज उत्तर प्रदेश की एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, और उनका भी मतलब पॉलिटिकल रसूख है, उनका राजनीतिक परिवार है, और वो भी तेजस्वी के पुराने मित्रों में से एक है। हालांकि जो ट्वीट किया रोहिणी ने कल, जो किया जिसमें इन दोनों का नाम लिखा, उन्होंने ये नहीं उसमें लिखा कि उन दोनों ने उनको क्या करने के लिए कहा था, लेकिन उस ट्वीट से एक बात बड़ी साफ है कि लालू परिवार के अंदर मतभेद हैं, और मतभेद कहीं गहरे हैं, जो चुनाव से पहले दिखते थे उनसे कहीं ज्यादा है। और रोहिणी आचार्य हो या कोई भी बेटी हो, वो अपने माँ बाप को इतनी आसानी से छोड़ के चली जाए, वो इतना होता नहीं। उसके बीच में देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स दी आई, यानी कि जो देख पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ है। क्योंकि रोहिणी भारत में नहीं रहती है, पेशे से डॉक्टर है, या तो वो भारत आकर के सेटल होने की इच्छा उन्होंने कभी जताई नहीं है उस तरीके से। तो वो चुनाव हारने के बाद तो उनकी लंबी चौड़ी प्रेजेंस उस तरीके से है नहीं। तो विरासत की लड़ाई तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि जो जब से आरजेडी बनी है, तब से इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब प्रदर्शन नंबर 2 पे 25 सीटें आई, केवल 143 सीट लड़ी थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं परिवार के जो अंदरूनी गहरे मतभेद हैं, उन्हीं की ओर इशारा करता है। और उसमें जो बाहरी तत्व जो है, चाहे वो संजय यादव हो जिनका उन्होंने जिक्र किया, या रमीज हो, उन दोनों के ऊपर खास तौर पर इस तरह की चीज के। संजय यादव तो आपको पता आरजेडी से राज्यसभा के सांसद भी हैं, मूल रूप से वो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी के सबसे करीब है। और रमीज जो है वो भी तेजस्वी के इस तरीके से करीब है। तो परिवार के अंदर मतभेद दिखाता है, ये बात तो सच है। गहरे मतभेद हैं, परिवार छोड़ने तक की बात आ गई। राजनीति छोड़ने की बात उन्होंने आज कह दी ट्वीट करके। परिवार भी छोड़ दिया, राजनीति भी छोड़ दी। लेकिन इसमें जो चीजें हैं वो विरोधाभासी संकेत रोहिणी पहले भी देती रही, अगर आपको ध्यान हो तो। पहले भी उन्होंने तेजस्वी से लेकर अपने जो संबंध है उनके, उसको मिले जुले संदेश कभी कभी वो देती रहती थी। कभी वो सोशल मीडिया पर परिवार को अनफॉलो कर देती थी, आरोप लगाती थी कि उनके बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर उन्होंने चुनौती देते हुए अपने पिता को किडनी देने का जो फैसला था उनका, उसका बचाव किया था, और आलोचकों को माफी मांगने की चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद चुनाव अभियान के दौरान वो लगातार तेजस्वी के लिए प्रचार भी करती रही। उनके जन्मदिन पर उन्होंने जिस तरह के संदेश साझा किए, पार्टी लाइन के समर्थन में निरंतर खड़ी रही। और अब जैसे ही पार्टी की ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित हार हुई,
उसके बाद उन्होंने राजनीति और परिवार दोनों को छोड़ने का फैसला कर लिया। तो इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक विरासत से ज्यादा कुछ और अंदरूनी इश्यूज हो सकते हैं, जो खासतौर पे जो तेजस्वी के एडवाइजर्स जिनका मैंने नाम बताया, जिसको उन्होंने ट्वीट भी किया कल कि चप्पल उठा के मारने की कोशिश की गई, गाली गलौज की गई, वो सारी चीजें भी। तो इसमें कहीं कुछ ज्यादा है जो हम देख पा रहे हैं। वो क्या है वो वक्त के साथ साथ पता लगेगा। चूंकि चुनाव हार गए फॉर द टाइम बिंग, तो अगले 5 साल तो कोई स्कोप उस तरीके से भी विरासत का नहीं है। और तेजस्वी एक तरीके से आज भी जो है लालू की तरफ से अपनी पार्टी के आधिकारिक तौर पर सर्वे सर्वा है। हम्म। लेकिन सर जिस तरीके का पूरा विवाद सामने आया थे, निश्चित तौर पर रोहिणी भी बेहद सक्रिय थी राजनीतिक रूप से, और उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात भी कही। इसका मतलब क्या ये साफ दिखता नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो राजनीतिक मंशा उनकी भी रही होगी, महत्वाकांक्षा रही सर्टेनली। होगी, जो शायद फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो अब वो राजनीति छोड़ने की बात कर रही है, नंबर एक। दूसरी चीज, हम जो बात कर रहे थे, उन्होंने एक और बहुत गंभीर बात कही है कि तेजस्वी यादव का अहंकार, और वो तेजस्वी यादव के अहंकार का जिक्र कर रही हैं कि जिसकी वजह से ये चुनाव जो है वो खराब हो गए। बाकी संजय और उनका जो नाम ले रही हैं वो तो ले ही रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के अहंकार की बात कर रही हैं, और उसकी वजह से चुनाव में भारी नुकसान की भी बात कर रही हैं। साथ में एक और बड़ी अजीब सी चीज लग रही है, वो कह रही है कि सारी गलती मेरी है, सब कुछ की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो वो किन किन चीजों की जिम्मेदारी लेती हैं? क्या वो परिवार से दूरी की बात कर रही हैं, या फिर ये जो पूरी चुनावी हार हुई है उसकी बात कर रही हैं? कैसे इसको समझा जाए? नहीं रामप्रकाश, देखिए उनकी जो आपने पहला सवाल किया कि पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं थी या नहीं, ये तो 100% सच बात है कि उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं थी। तभी तो सिंगापुर में रहने वाला व्यक्ति जो खुद एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, वो सारे के चुनाव लड़ता है। तो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा तो किसी छिपी रहे बची ही नहीं। चुनाव में देखिए हार और जीत तो दोनों ही चीजें, एक सिक्के के दो पहलू, हार भी सकते हो जीत भी सकते हो। तो चुनाव हार गई तो वो एक पक्ष था। उसके बाद भी वो पॉलिटिकली एक्टिव रही लगातार, एक रूप में या अनेक रूप में, क्योंकि समय बहुत थोड़ा था। पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, तो टाइम भी उस शक्ल में कम था। तो वो एक्टिव तो लगातार थी। तो बेसिकली पॉलिटिकल तो उनका, जब चुनाव हार गई तो या तो इस चुनाव को भी वो लड़ती, वो तो उन्होंने लड़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा विद इन दी फैमिली कि अगर कोई भी आता है रोहिणी, तो वो लोकसभा में चली जाएगी दिल्ली और तेजस्वी अपने यहां संभालेंगे। तो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है ना, अदरवाइज तो वो सारण से चुनाव क्यों लड़ती, वो भी विधानसभा से ही लड़ लेती। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी। और उस अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हुआ है तेजस्वी के इन दोनों सलाहकारों के कारण। और आमतौर पे कोई भी जो मंजा हुआ राजनेता है, वो पारिवारिक चीजों को इस तरीके से सोशल मीडिया पर लेकर के नहीं आता है। ठीक है, वो अंदर खाने जो भी कुछ हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ब्लैटेंटली जो दोनों एडवाइजर्स के नाम लिख करके, तेजस्वी के अहंकार का भी नाम लिख करके, मुझे लगता है कि आज की तारीख में उन्होंने राजनीति और परिवार छोड़ने का जो फैसला किया है, वो इतना साधारण नहीं है। राजनीति तो उनकी वैसे भी छुट्टी हुई है अगले 4 साल के लिए। लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अगला चुनाव तो अब 29 नहीं है, उससे पहले तो कोई चुनाव हो नहीं रहा। तो वैसी सूरत में ये एक प्रेशर की टैक्टिक्स भी हो सकती है एक बेटी की, जिसका लालू जी के ऊपर एक तरीके का एक खास किस्म का प्रेम भी है। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए किडनी दान की, किडनी डोनेट करके आज लालू जी उसी किडनी के सहारे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक भी है, मैं बेटी के नाते कोई मेरे जैसा ना करे, मेरे जैसा ना बने। उन्होंने जो आज वाला ट्वीट किया है वो भी दर्शकों को दिखाइएगा, वो भी काफी भावुकता भरा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्बिशंस तो थे, और उसको परिवार ने स्वीकार भी कर लिया था। वहां तक कोई समस्या नहीं कि भाई वो उन्होंने सारण से चुनाव लड़ा तो परिवार की सहमति से ही लड़ा ना। तेजस्वी ने उनके लिए बाकायदा प्रचार भी किया। लेकिन जो ये आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया है परिवार को छोड़ने का, राजनीति को छोड़ने का, ये मुझे लगता है पॉलिटिकल तो एक पार्ट था, ये इमोशनल आउटबर्स्ट ज्यादा है एक बेटी का, जो कहीं ना कहीं अपने आप को लालू जी के ज्यादा करीब पाती थी। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा अंदरूनी तौर पे, और खासतौर पे तेजस्वी के एडवाइजर्स का जो व्यवहार है, उसके प्रति जो उनकी टिप्पणियां हैं, वो निश्चित तौर पर कुछ और कह रही है कि परिवार में बाहरी लोगों का दखल कहीं ना कहीं है, जिसके कारण उनको ये फैसला लेना पड़ा। और अगर उसके कारण नहीं भी लेना पड़ा हो, तो उसका एक मेजर कारण जरूर ये हो सकता है जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी और अपना परिवार भी छोड़ा, ये आप मान सकते हैं। बाकी अंदरूनी चीजें इंटरनल क्या है एक्चुअल में, वो तो चीजें समय के साथ ही बाहर आएंगी। मुझे लगता है उतनी चीजें बाहर उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से केवल सिंबॉलिकली प्रतीकात्मकता ज्यादा दिखाई है, उसमें कोई तथ्यों का बहुत ज्यादा वो समावेश नहीं किया। सर तेज प्रताप भी अक्सर जयचंद का जिक्र करते रहते हैं, जयचंद का नाम लेते हैं, वो डायरेक्ट नाम ना लेकर के जयचंद कहते हैं जिन लोगों को
रोहिणी टारगेट कर रही हैं। सर, जो तेज प्रताप के सवाल हैं, रोहिणी भी वही बात कह रही हैं। तो जिस तरीके से ये दो नामों का जिक्र बार बार आ रहा है और कहा जा रहा है कि आरजेडी की हार के सबसे बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं, इन लोगों की अब इन लोगों का जो भी क्या महत्व है, क्या रोल है, जरा एक बार अगर संभव हो तो हमारे दर्शकों को वो समझा दीजिए। और दूसरा कि इन दो लोगों की वजह से अगर महागठबंधन को ये स्थिति फेस करनी पड़ी है, तो क्या तेजस्वी यादव को इन सारी चीजों पर विचार नहीं करना चाहिए कि कैसे गलत लोगों की संगत से आपका परिवार से लेकर के और पार्टी तक सब कुछ संकट छाया हुआ है? नहीं, राम प्रकाश देखिए, उसको देखने का ना एक नजरिया है। कोई भी जो रीजनल पार्टी होती है ना, आमतौर पे इस देश के अंदर, वो सारी की सारी फैमिली बेस्ड पार्टी है। मोटे तौर पे आप किसी को भी देखेंगे, इंडिविजुअल बेस्ड या फैमिली बेस्ड पार्टी, जिसमें कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप उस तरीके से नहीं होती है। परिवार ऑलवेज रिमेन्स फर्स्ट। तो वैसी सूरत के अंदर तेजस्वी को एक तरीके से पिता की विरासत को लालू जी के जीवन काल के अंदर ही सौंपने का फैसला हुआ। एक तरीके से तेज प्रताप को उन्होंने घर से बाहर कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी से भी सब कुछ कर दिया। तो अब सवाल यह आता है कि तेजस्वी उस पार्टी को कैसे चलाते हैं। एक फैमिली पार्टी के तौर पे चलाते हैं, एक कार्डर बेस्ड पार्टी के तौर पे चलाते हैं, या यार दोस्तों की पार्टी के तौर पे चलाते हैं। तो इस केस के अंदर जब आप इन दोनों नामों को देखेंगे, संजय यादव और ये दो, तो इसमें बेसिकली हर विवाद के अंदर इनका नाम आया है। और जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है वो ये है कि तेजस्वी को यही दोनों लोग चलाते हैं। हर मुद्दे पर फीडबैक से, उस पर किस मुद्दे पे क्या रिएक्ट करना है, किस एरिया में कौन सा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, कहां किसको टिकट ठीक रहेगी, जातिगत समीकरण क्या है, चुनाव की लाइन क्या हो, इश्यूज क्या हो, वो मतलब कंप्लीट एडवाइजर्स हैं दोनों के दोनों लोग। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के जो लोग हैं, चाहे वो अपना रोहिणी हो चाहे तेज प्रताप हो, उनको ये तो लगेगा ही ना कि भाई तेजस्वी पे पहला हक हमारा है और उसको हमारी बात सुननी चाहिए। और ये पॉलिटिकल पार्टी अकेली उनकी नहीं है, लालू हमारे भी पिता है। ठीक है, आपको विरासत सौंप दी उन्होंने एक तरीके से, लेकिन जब उस चीज को वो एक बियॉन्ड ए पॉइंट आगे नहीं बढ़ा पाई। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं हाइपोथेटिकली, कि रोहिणी ने कहा कि भाई इन फला 4 आदमियों को टिकट दे दीजिए, तो उस टिकट को कौन कटवाएगा? तेजस्वी तो खुद कहने की बजाय वो एडवाइजरी करेंगे ना काम के, नहीं ये इसलिए ठीक नहीं रहेगा, ये इसलिए ठीक नहीं रहेगा, ये इसलिए ठीक नहीं रहेगा। तो हर चीज की एक बैकग्राउंड होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी को यही दोनों लोग चला रहे हैं। इसीलिए तेज प्रताप को भी फायरिंग लाइन में यही लोग थे, तेजस्वी ऑफकोर्स थे, लेकिन मुख्य कारण उनका ये दोनों एडवाइजर थे। और वही काम अब रोहिणी ने भी किया है कि उन दोनों का बाकायदा नाम लेकर के, कि उन्होंने ही मुझे कहा पार्टी छोड़ने के लिए, उन्होंने ही मुझे राजनीति छोड़ने के लिए कहा, और इसलिए मैं राजनीति छोड़ दी। तो उन्होंने राजनीति छोड़ने के लिए कहा था, परिवार छोड़ने के लिए तो नहीं कह सकते वो लोग। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ दिख रहा है ये मामला कहीं उससे ज्यादा का है। इमोशनल आउटबर्स्ट दिखता है, लेकिन इसके गहरे कारण निश्चित तौर पर विद इन द फैमिली है। वो क्या है, मुझे लगता है कि वो समय के साथ साथ ही बाहर आएंगे। उस पर बहुत ज्यादा वो कयासबाजी करना ठीक नहीं है। जो ओवरऑल पिक्चर है वो ये है कि तेजस्वी की राजनीति आज की तारीख में, उसकी ड्राइविंग सीट पे उनके दोनों एडवाइजर हैं, जो कहीं ना कहीं उनके जो दोनों सिबलिंग्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है। इतनी सी कहानी फिलहाल तो। आपने जो है वो क्षेत्रीय दलों का जिक्र किया। कुछ ऐसा ही हश्र हम देख चुके हैं ऑलरेडी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर, जब एक बड़ी विरासत की जंग छिड़ी, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के जो है वो छोटे भाई, जिनको बिल्कुल मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को राम लक्ष्मण की तरीके से यूपी की सियासत में देखा जाता था, सारी लाठियां शिवपाल सिंह यादव ने खाई है समाजवादी पार्टी को बनाने में। लेकिन फाइनली जब विरासत शिफ्ट हुई तो वो अखिलेश यादव पर शिफ्ट हुई। बहुत बड़ा जंग हुआ और उस जंग की कीमत जो है वो विधानसभा चुनाव 2017 को हार करके चुकानी पड़ी थी। कुछ उसी तरीके की स्थिति बिहार में पैदा हुई और उसकी कीमत चुकाई है तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, महागठबंधन ने। केवल आरजेडी पर फर्क नहीं पड़ा है, महागठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई। तो ये जो पूरा मामला था, इसका पूरा इस हार में इसको भी एक बड़े कारण के तौर पे देखा जाना चाहिए। नहीं रामप्रकाश जी, हार चूंकि तेजस्वी को ऑफिशियली विरासत का वो बना करके और मुख्यमंत्री का चेहरा एज सच महागठबंधन ने बना दिया था, तो वो तो जो भी हार है जीत है वो तो एक अलग पक्ष हो गया। वो तो जो आज की तारीख में देश में चुनाव हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ गया, फिर हरियाणा आया, फिर दिल्ली आया, महाराष्ट्र आया, और वो बिहार में आया। ये चुनाव नहीं है, ये तो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है, ये चुनाव आयोग की। इसमें
चुनाव से ज्यादा रोल कहीं ज्ञानेश गुप्ता का है, इसलिए मैंने आपको ध्यान हो, जब 14 तारीख को हमने शो किया तो मैंने बधाई भी ज्ञानेश गुप्ता को ही दी थी कि इन सारी लानतों का वो अकलौता इकदार है जो पूरे देश में डेमोक्रेसी को उसने रौंद के रखा है। आपने परिवार की बात की, बिल्कुल सही बात है कि जब माननीय नेताजी आगे बढ़ रहे थे मुलायम सिंह जी, तो उस समय ये अपने क्या नाम अखिलेश वगैरह तो उतने बड़े भी नहीं थे उम्र में, तो लाठियां खाने का काम तो शिवपाल का और भाइयों का ही था सारा। तो वो जब उनके नेताजी के जीवन काल के अंदर ही निश्चित तौर पे शिवपाल जी को ये लगा होगा कि मैं कहीं ना कहीं उनकी जगह लूं, लेकिन एक पुत्र मोह भी कोई चीज है सियासत के अंदर भी, और अदरवाइज भारतीय समाज में खास तौर पे तो बहुत चंद नेता मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपने भाई को या किसी भतीजे को वो किया हो। हमेशा अपने बेटे को ही विरासत सौंपते हैं, वो बाला साहब से लेकर के किसी को भी देख लीजिए आप। ऐसे ही चौटाला परिवार के अंदर भी अजय सिंह और अभय सिंह का जो झगड़ा चला, अलग पार्टी बनी, दोनों निपट गए, एक बार वो निपटा अगली बार दूसरा निपट गया। तो ये सामान्य चीजें हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राजनेता के लिए अपने पुत्र का मोह छोड़ करके अपने भाई को या किसी और को, भतीजे को विरासत सौंप देना सामान्यतः नहीं, अनलेस एंड अनटिल ही डजंट हैव ए ऑप्शन। अब आप अपना क्या नाम है वेस्ट बंगाल का ही देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में कितनी बार खबरें छन के आती हैं कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे के बीच में झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो ये कर रहा है, फला ये कर रहा है। लेकिन जब भी कभी फैसले का समय आएगा तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक के अलावा क्या ममता किसी और को पार्टी का घोषित करेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन है एक तरीके से। तो ये भारतीय राजनीति की एक कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग आप कह सकते हैं कि जब भाई का मामला आएगा, भतीजे का मामला आएगा, कोई भी इस तरह का मामला आएगा विद इन फैमिली, तो अगर बेटा अवेलेबल है तो निश्चित तौर पे फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन बेटे के ऊपर ही जाती है। तो ये जो अपने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें ये खासतौर की एक चीज निश्चित तौर पर लगातार निरंतर सामने आती है। और इसी को अगर आप थोड़ा सा दायरा बढ़ाएं इस बात का, तो थोड़ा सा देखिएगा कि जब सोनिया जी रिटायरमेंट की तरफ चली कि भाई सक्रिय पॉलिटिक्स से, तो तमाम तरह की चीजें आई कि भाई इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं प्रियंका, फला ये वो, और फिर राहुल बनाम प्रियंका, अंदर कुछ नहीं है मुझे पता है, बहुत बार उनका आपस की किस तरह की बॉन्डिंग है सारी बात है, लेकिन जो दोनों के अलग अलग चेले चपाटे होते हैं, उसको लगता है कि मेरी प्रियंका जी बन जाए, दूसरे को लगता है नहीं राहुल जी रहने चाहिए, उस टाइप की चीजें। लेकिन जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है तो वो पहले दिन से क्लियर है, एक्शन से भी और अदरवाइज भी, कि उनकी तरफ से विरासत का असली हकदार जो है राहुल गांधी है। तो ये निरंतर भारतीय उसमें एक पुत्र मोह का भारतीय सियासत के अंदर एक निरंतर इसका इतिहास भी रहा है, इसका एक वर्तमान भी है, और मुझे लगता है भविष्य में भी ये ऐसा ही कंटिन्यू करता रहेगा। इसमें बहुत चेंज होने की जरूरत उस तरीके से नहीं है। आपने ठाकरे साहब का देखा होगा, मैंने जिक्र किया बाला साहब का, तो उस समय उद्धव की बजाय राज ठाकरे कहीं ज्यादा एक्टिव होते थे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकली उनका एक्यूमेंट बहुत ज्यादा माना जाता था, कुशल संगठनकर्ता माने जाते थे। लेकिन जब विरासत का सवाल आया तो उद्धव पे आकर के टिकी, और जबकि उन्होंने तो कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था। अपने बाला साहब तो राजनीति सक्रिय राजनीति, वो तो लड़ाते थे, नेता बढ़ाते थे, खुद नहीं कभी। लेकिन उद्धव ने चुनाव भी लड़ा, मुख्यमंत्री बने, सारी चीजें की। तो समय के साथ साथ ये चीजें होती हैं। और भारतीय सियासत के अंदर चाहे वो रीजनल पार्टियां हो ज्यादातर, या नेशनल पार्टी के तौर पर भी हो, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। जरा उठा के देखिए उनकी लिस्ट लोकसभा के एमपीज की, उनमें से कितने खानदानी है या नहीं है, पिता पुत्र और वो सारी विरासत वाले। सच्चाई है ये भारतीय राजनीति की। और उनमें से मैक्सिमम जो है या तो पुत्र मिलेंगे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पत्नी मिलेगी या कोई पुत्री मिलेगी जैसी उपलब्ध हो। भाई और भतीजे की बहुत ही कम आपको इस तरह के उदाहरण देखने को मिलेंगे। ये एक सच है भारतीय सियासत का, इसको कोई स्वीकार करे या ना करे। आपने कहा बिहार के अंदर तेजस्वी का भविष्य, बिहार में कुछ भी कहिए आप, तेजस्वी इस चुनाव में कैसे हारे हैं वो उनका काम है। देखिए डेटा मैनिपुलेशन, SIR, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। 202 में से 128 सीटों पे ब्लेटेंट मैनिपुलेशन हुआ है, बड़े पैमाने पे वोटर काटे गए हैं, उस पर अलग से बात भी की जा सकती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहां तक विपक्ष का सवाल है, चाहे वो नीतीश का विरोध हो चाहे बीजेपी का विरोध हो, उसमें अगर बिहार की आप बात करोगे तो भाजपा विरोध की सियासत के सबसे बड़े कद्दावर नेता आज भी कोई है तो वो तेजस्वी है, अनडाउटेडली। इसमें कोई शक इस तरीके का नहीं। चुनाव में प्लस माइनस लगा रहता है, ज्ञानेश गुप्ता के समय में कौन चुनाव जीत पाएगा इन हालात में, वो भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने कैंडिडेट किसको बनाया, कैंपेन कैसे किया, दिस इज फॉर हिम टू लुक इनटू। उनकी समीक्षा वो करें, मेरा आपका कोई काम नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने जैसे कहा कि इनका भविष्य क्या है, तो आज की तारीख में जो भी आपके सामने संख्या बलाया उसको आप हटा भी दें तो भाजपा विरोध की जो राजनीति है वहां पे उसकी इकलौते झंडा बरदार आज की तारीख में तेजस्वी के अलावा कोई और नहीं।
सर, एक चीज़ हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, ये जो सलाहकारों की भूमिका रही है, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं तमाम नेताओं की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम क्षेत्रीय दलों की बात करें, इन सलाहकारों के चक्कर में कई चुनाव बर्बाद हो चुके हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए गए इन सलाहकारों पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीरीज़ खत्म नहीं होती है, ये कड़ी टूटती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये नेता खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, जैसे पहले के नेता रहे होंगे? आपने बहुत सारे नेताओं के साथ इंटरव्यू किया होगा, बातचीत किया होगा, आपने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह तक का इंटरव्यू किया हुआ है। क्या मनमोहन सिंह का भी इस तरीके का कोई पॉलिटिकल एडवाइजर था, कोई सलाहकार था, जिसको जो मनमोहन सिंह को जैसे चाहता था, उठाता था, बैठाता था? या हुडाज से आपके जो है हुडाज को आपने कई बार देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा। क्या वो भी इसी तरीके की सियासत करते रहे, जो सीनियर हुडाज हैं? इसके अलावा देश में और तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ जिनसे आपका राफ्ता हुआ हो, वो सारे लोग भी इस तरीके के नेताओं, इस तरीके के सलाहकारों के सहारे अपनी राजनीति चलाते रहे थे, जैसा आज तेजस्वी चला रहे हैं। अखिलेश यादव पे गंभीर आरोप लगता है, राहुल गांधी पे भी इनफैक्ट लगातार लग रहा है। नहीं, राम प्रकाश जी, देखिए, सबसे जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो तो अपने आप में भारत की सियासत के एक विलक्षण और विरले व्यक्ति थे। उनका तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। अपने काम से काम रखना, किसी की बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, जो उन्होंने सोचा जो देश के लिए अच्छा है उसके लिए वो काम करते थे दिन रात। उसके लिए जहां से भी इनपुट लेना है उससे लेना, क्योंकि पॉलिटिकल नहीं थे ना वो तो। उनका काम तो केवल पॉलिसी स्तर पे, और खासतौर पे विदेश नीति की आप बात कर लीजिए, अर्थनीति की बात कर लीजिए, वो तो अपने आप को वहां तक सीमित रखते थे। और इसीलिए बार बार जिक्र किया जाता है उनके जो विरोधी प्रचार के, उनकी भी दो बेटियां थी, सोचिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी दो बेटियां थी। उनका तो आपने किसी भी विवाद में कभी नाम ही नहीं सुना होगा, कभी भी। तो वो तो एक विलक्षण व्यक्ति थे उनका। और अब सोनिया जी की आपने बात की, सोनिया गांधी की टाइम में अहमद पटेल का जो रोल था, निश्चित तौर पे वो किसी भी नेता से बड़ा। वो कांग्रेस के अघोषित सब कुछ थे। वो जो भी पार्टी का क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, जो भी करना है, फैसले करने हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको मनाना है, किसको दौड़ाना है, वो सारी चीजें वो करते थे। आज की तारीख में अगर बात करें तो आप राहुल गांधी के साथ वही केसी वेणुगोपाल और उस तरह की जो उनकी सलाहकार मंडली है, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे ही हर नेता का, राम प्रकाश जी, एक चीज देखनी पड़ेगी हमें, क्या है कि जो इस लेवल के नेता होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के बड़े नेता हो, टॉप के, या स्टेट के बड़े हो, वो हर चीज को नहीं संभाल सकते। किसी न किसी को इनपुट्स के लिए बंदे को आप कॉन्फिडेंस में रखते ही हो कि फला आदमी इस काम के लिए मैंने रख लिया, फला आदमी। तो शुरू में तो वो यस मैन रहते हैं, दे स्टार्ट विद बीइंग ए यस मैन। और धीरे धीरे उनकी भूमिका कुछ और हो जाती है। वो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर भी हो जाते हैं, उनके कैंपेन मैनेजर भी हो जाते हैं। वो सारा सीख और शिक्षा देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस नेता के हमराज बन जाते हैं। और जो हमराज हो, उसको नेता, उसकी बात मानना उसको मजबूरी भी है, और कहीं ना कहीं उसमें वो भरोसा भी करता है कि भाई चलो ठीक है, ये कह रहा है तो इसका तो क्या है, तो नॉन पॉलिटिकल, इसने कोई चुनाव नहीं लड़ना। आपने हुड्डास का जिक्र किया। उनके समय भी एक अपने पार्लियामेंट के एक अधिकारी थे, डिप्टी सेक्रेटरी या कुछ, मिस्टर महेंद्र सिंह चोपड़ा। उनके ऊपर ही आता था कि वो सुपर सीएम है। 4-5 महीने सरकार बनने के बाद ही उनका लगातार नाम आने लगा था कि ये सुपर सीएम है, यही हुड्डा साहब को चलाते हैं। तो हर एक नेता के चारों तरफ एक इस तरह का सिस्टम बढ़ता है। ये तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए अब मोदी की बात करें, मोदी के साथ समय समय पर कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। आज की तारीख में उनका सबसे बड़ा जो चीज है, उनके मीडिया को कौन संभाल रहा है, या मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। तो एक ही आदमी है जो गुजरात से चला था, उसका तो कोई बड़ा लेवल भी नहीं, एपीआरओ लेवल का ही व्यक्ति था वो। मोदी जी उसको अपने साथ ले आए। तो उसकी बियॉन्ड ए पॉइंट, उसका जितना लिमिटेड स्कोप है, मोदी जी का काम करने का तरीका दूसरा है। और वेणुगोपाल हर चीज में वो करते हैं इंटरफेयर, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, कौन बनाना है, कौन हटाना है, सारे के सारे लोगों का एक अपना रोल है। तेजस्वी के साथ जो ये लोग हैं, इनकी भी एक निश्चित तौर पर भूमिका थी, जो बियॉन्ड ए पॉइंट परिवार को पसंद नहीं आई। बहुत सारे समर्थकों को भी पसंद नहीं आती होगी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन वो क्या उस नेता को वो बात कह सकते हैं? और अगर कोई वेल विशर उस नेता को कह रहा है, तो क्या उस नेता के अंदर ये है कि वह उसकी बात सुन के उस पर विचार करूं? तो पहली बात तो समर्थक की कोशिश नहीं करेगा ये कहने की नेताजी नाराज हो जाएंगे, और कह देगा तो उसकी वो सिस्टम एंट्री बंद करा देगा। तो राहुल के चारों तरफ एक बहुत बड़ा सिस्टम ऐसा है। और वही चीज जो है, एक एसेट भी होती है किसी नेता के लिए कि उन पर भरोसे के लोग हैं, और एक स्टेज के बाद वो लाइबिलिटी भी बन जाती है। तो ये सच्चाई है राजनीति की। इसमें कोई भी नेता अछूता नहीं रहा। इसमें अगर आप बस मोदी और शाह को अलग कर दें, तो वो एक अलग एब्रेशन है, वो कि वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं।
उसके अलावा कोई नेता इन सलाहकार मंडलियों से बच नहीं पाता आमतौर पे, ऐसा देखा गया। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। निश्चित तौर पे फिलहाल प्राइमा फेसी तो यही दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की बात कही जाए, टारगेट की जाए, रोहिणी आचार्य जो बात कह रही हैं, वो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि विरासत की जंग में लालू यादव का परिवार फिलहाल स्वाहा हो रहा है। सियासत पर असर पड़ा है। अब ये कितना रिकवर होगा, कैसे रिकवर होगा, वास्तविकता क्या है, ये कुछ समय में चीज़ें सामने आ जाएँगी। बहरहाल जिन जयचंदों का जिक्र तेज प्रताप यादव लगातार करते रहे हैं, अब रोहिणी आचार्य ने भी उनको टारगेट किया है और खुल करके उनका नाम लेना शुरू किया है। तेजस्वी यादव को बचाने में ये लोग कितना कामयाब हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।